दोस्तों, अगर आपसे इस कहानी का कोई भी भाग छूट गया है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं उसका लिंक कमेंट बॉक्स में दे दूँगी। वसुंधरा भी गंभीरता से बोली, हाँ, भूल गई सब कुछ, क्योंकि उन सब बातों को याद रखने या फिर दिल से लगाने का कोई फ़ायदा नहीं था। तू तो जानती ही है कि मैं तो उनसे अलग होना चाहती थी, उनसे तलाक लेना चाहती थी, लेकिन वो मुझे अपनी ज़िंदगी से दूर करने को तैयार ही नहीं थे। तो फिर बता मैं क्या करती? और अगर मैं ज़बरदस्ती उनसे दूर भी हो जाती तो अकेले रहकर क्या करती? क्या तू भूल गई है कि इस घर में रहते हुए और ठाकुर साहब का नाम मेरे नाम के साथ जुड़े होने के बावजूद भी साहिल ने मेरे साथ क्या करने की कोशिश की? ऐसे ना जाने कितने साहिलों से यह दुनिया भरी पड़ी है, जो कब कहाँ से हम पर झपट पड़े कहा नहीं जा सकता। और फिर कब तक हम दोनों इस शादी के रिश्ते में जुड़कर एक दूसरे से दूर रहते या फिर एक दूसरे से नफरत करते रहते। और फिर उनके साथ रहकर उनकी सारी बातें सुनकर मुझे यह एहसास हुआ कि इस सब में सारी गलती उनकी भी नहीं थी, और उन्होंने जो कुछ भी किया वह मेरी भलाई का सोच कर ही किया था। लेकिन यह सब हमारी किस्मत का दोष था कि उन्होंने मेरे बारे में अच्छा सोचा, लेकिन फिर भी हमारे साथ इतना बुरा हो गया। लेकिन हम दोनों के बीच में सब कुछ बिल्कुल ठीक है सुहानी। ठाकुर साहब मुझसे बहुत प्यार करते हैं, इतना प्यार जितना शायद मैंने सोचा भी नहीं था। उनका मुझे मुंबई लेकर आने का फ़ैसला बिल्कुल सही था, क्योंकि यहाँ उनके साथ अकेले रहकर ही मुझे एहसास हुआ कि वो सच में बहुत अच्छे हैं। वो बिल्कुल वैसे हैं जैसा मैंने उन्हें पहली बार में जाना था और समझा था। वह मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मैं उनके साथ बहुत खुश हूँ। वसुंधरा की बात सुनकर सुहानी को भी कुछ तसल्ली हुई और वह भी उसकी बात में हामी भरते हुए बोली, और तुझे खुश देखकर मैं बहुत खुश हूँ वसु। सच कहूँ तो आज मेरी ज़िंदगी का सबसे अच्छा दिन है, क्योंकि मेरी वह बहन जिसका खुशियों से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था, उसकी ज़िंदगी में आज इतनी खुशियाँ आ गई हैं। वसुंधरा मुस्कुराई और फिर कुछ याद आते ही बोली, अच्छा यह सब छोड़ और मुझे यह बता कि तूने मुझे फ़ोन क्यों किया था, और तू इतनी खिली खिली क्यों लग रही है? कहीं हमारी तरह तुम दोनों के बीच में भी सब कुछ सॉर्ट आउट तो नहीं हो गया है ना? वसुंधरा ने उसे दोबारा से पूछा। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं बहुत ज़्यादा कसमकस में फंसी हूँ वसी। वसु वह धीरे से बोली, कसमकस? कैसी कसमकस? वसुंधरा उसके चेहरे को देखते हुए बोली। तो सुहानी बोली, मैं समय से प्यार करती हूँ। यह सुनकर वसुंधरा ने अंगड़ाई ली और बड़े ही सामान्य भाव से बोली, कुछ नया बता सुहानी, क्योंकि ये सब तो मैं पहले से जानती हूँ कि तू उससे प्यार करती है। यह सुनते ही सुहानी की आंखें हैरानी से फैल गई और वो उसे मुंह खोलकर देखने लगी। तो वसुंधरा उसे देखते हुए बोली, मुंह बंद कर ले वरना मक्खी घुस जाएगी। सुहानी ने जल्दी से अपना मुंह बंद कर लिया और फिर उसे देखकर हड़बड़ाते हुए बोली, ये क्या कह रही है तू? तू सच में पहले से जानती है कि मैं उससे प्यार करती हूँ? इस बार वसुंधरा मुस्कुराते हुए बोली, हाँ, मैं बहुत पहले से जानती हूँ कि तू समय से प्यार करती है। सुहानी असमंजस में बोली, लेकिन तुझे कैसे पता चला? मैंने तो कभी तुझे बताया ही नहीं। वसुंधरा उसे घूरते हुए बोली, तुझे क्या लगता है तू मुझे कुछ नहीं बताएगी तो मुझे पता नहीं चलेगा? माना कि तू अपने आप को बहुत ज़्यादा ओवर स्मार्ट समझती है, लेकिन तू भूल रही है कि मैं तेरी बड़ी बहन हूँ और मैं तेरी आँखों को देखकर पता लगा सकती हूँ कि तेरे मन में क्या चल रहा है। तो फिर इस बात का पता लगाना कौन सी बड़ी बात थी? सुहानी उसे देखते हुए धीरे से बोली, अगर तुझे यह सब पहले से पता था तो तूने मेरे सामने कभी इस बात का जिक्र क्यों नहीं किया? और क्या तुझे यह सब गलत नहीं लगता था? और अगर गलत लगता था तो तूने मुझे रोका क्यों नहीं? वसुंधरा के खुलासे से सुहानी के दिल में ढेरों सवाल उठने लगे थे। तो वसुंधरा उसके सारे सवालों का जवाब देती हुई बोली, पहले पहले तो मुझे सिर्फ शक था
लेकिन उसके बाद मैंने समय की आंखों में भी तेरे लिए प्यार की भावना देखी। समय तुझे शुरू से बहुत पसंद करता था, क्योंकि वह बहुत ही समझदार था और बिल्कुल ठाकुर साहब के जैसा भी था। तेरे लिए उनसे ज़्यादा अच्छा हम सफ़र और कोई हो ही नहीं सकता था। लेकिन उस वक्त तू बहुत छोटी थी, इसलिए मैं तुझे रोकना चाहती थी, लेकिन मैं कुछ करती उससे पहले ही, पता नहीं क्यों, पर समय ने अनन्या से सगाई की और फिर मेरे कहने सुनने के लिए कोई बात ही नहीं रही गई, तो मैं भी चुप रह गई। लेकिन यह बात मुझे बिल्कुल समझ नहीं आई कि समय ने अनन्या से सगाई की तो फिर वह सगाई तोड़ क्यों दी, और उसके बाद उसने घर आना जाना भी कम कर दिया और साथ में तेरे साथ बातें करना भी। यह सुनकर सुहानी खोई खोई से बोली, यही सब बताने के लिए तो मैंने तुझे फ़ोन किया है वसु। अब तू मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं तुझे सब कुछ बताती हूँ। वसुंधरा ने अपनी गर्दन हाँ में हिलाई और खामोश होकर उसकी सारी बातें सुनने लगी। तो सुहानी ने भी शुरू से लेकर आखिरी तक का सारा सच जो समय ने उसे बताया था वह वसुंधरा को बता दिया। यह सुनकर वसुंधरा भी हैरान रह गई। उसे भी अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ कि जो उसने सुना है वह सच है। वह सुहानी से हैरत भरे अंदाज में बोली, सच कहूँ तो सुहानी, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि रजनी आंटी ऐसी भी कर सकती हैं। वो हम दोनों से इतनी नफरत करती हैं कि उन्होंने अपने बेटे को तुझसे दूर रखने के लिए अपने बेटे के साथ इतना सब कुछ कर दिया। उन्होंने खुद ही अपने बेटे को इतना बड़ा गुनहगार बना दिया। क्यों करती हैं वह हमसे इतनी नफरत? सुहानी फीका सा मुस्कुराते हुए बोली, और तू देखना कि इतना सब होने के बावजूद भी उन्हें किसी बात का पछतावा तक नहीं है। वह अपने बेटे से प्यार करने का दावा करती है, लेकिन अपनी हरकतों की वजह से अपने उसी बेटे को खुद से दूर कर बैठी। लेकिन इसके बावजूद भी मेरे लिए उनकी नफरत जरा भी कम नहीं हुई। वसुंधरा उसे समझाते हुए बोली, लेकिन तू चिंता मत कर सुहानी, मुझे पूरा यकीन है कि रजनी आंटी जल्द ही सच को स्वीकार कर लेंगी। पहले की बात कुछ और थी, लेकिन अब तो उनके बेटे की पत्नी है और उनकी बहू है। आज नहीं तो कल उन्हें अपनी गलती का एहसास हो ही जाएगा और वह तुझे और समय को पूरे दिल से अपना लेंगी। यह सुनकर सुहानी बोली, यह तो जब होगा तब देखा जाएगा, लेकिन फ़िलहाल के लिए तो रजनी आंटी को छोड़, वह तो जैसी हैं वैसी ही रहने वाली है। लेकिन प्लीज़ मेरी प्रॉब्लम का सल्यूशन तो दे यार। वसुंधरा ने सुहानी की सारी बात सुन ली थी, तो वह सुहानी को समझाते हुए बोल, देख सुहानी, मेरा मानना तो बस यह है कि तुझे अब समय को माफ़ कर देना चाहिए। तेरी बातों से साफ पता चल रहा है कि उनकी तो कोई गलती है ही नहीं, और इस सब में जितना तूने सफ़र किया है उतना ही उन्होंने भी किया है। उन बेचारों को तो बेवजह की सज़ा मिली है। गुनहगार ना होते हुए भी उन्हें गुनहगार करार दे दिया गया, वह भी उनकी खुद की माँ के द्वारा। यह सोचकर देख कि ये सब उनके लिए कितना तकलीफ़ दे रहा होगा। मुझे तो सुनकर बड़ी हैरानी हो रही है और साथ में उनके लिए दुख भी, क्योंकि उन्होंने वह वक्त कैसे बिताया होगा या तो वही जानते हैं। पहले तो इतना बड़ा इल्ज़ाम अपने सिर पर लेना और फिर अपनी ही माँ का यह रूप देखना किसी भी इंसान के लिए आसान नहीं होता, और उन्होंने तो यह सारी तकलीफ़ अकेली ही सही है। तकलीफ़ तो मैंने भी सही, लेकिन कम से कम मेरे साथ तू तो थी, लेकिन समय भाई ने तो अपनी सारी तकलीफ़ अकेली ही सही है। उन्होंने तो अपनी तकलीफ़ में अपने भाई को भी शामिल नहीं किया, क्योंकि अगर उन्होंने ठाकुर साहब को यह बात बता दिया होता तो इतना रायता फैलता ही नहीं। ठाकुर साहब ने वक्त रहते ही सारी बात संभाल लेती। और फिर तू यह सोच कर तो देख कि तुझे अबीर जैसे घटिया इंसान से बचाने के लिए उन्होंने क्या किया। वो जानते थे कि उनकी माँ तुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती हैं, उसके बावजूद भी उन्होंने तुझसे शादी की, वह भी तुझे ब्लैकमेल करके। उन्होंने सारी सिचुएशंस अंडर कंट्रोल आने से पहले तुझे सच पता लगने ही नहीं दिया, और सब कुछ उनकी काबू में आ गया तब उन्होंने तुझे सच बताया, क्योंकि वह तेरे कैरेक्टर पर या
तुझ पर कोई भी आँच नहीं आने देना चाहती थी। और ऐसा इंसान तभी करता है जब सामने वाला उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। वसुंधरा उसे समझाते हुए बोली, लेकिन जो बीत गया उसे बीत जाने दो, और अब तो उनकी ज़िंदगी में तू है, उनकी पत्नी, तो तेरा यह फ़र्ज बनता है कि तू उनकी हर तकलीफ़ को उनकी ज़िंदगी से उखाड़ फेंके। और फिर तुम दोनों तो एक दूसरे से प्यार करते हो, बस कुछ गलतफहमियां तुम दोनों के बीच में आ गई थी और अब तो बहुत दूर भी हो गई है। तो फिर कसमकस कैसे सुहानी, एक बार तुम दोनों साथ बैठो या फिर अकेले ही सारी बातों का विश्लेषण कर और सोच कि तुझे क्या करना है, क्योंकि तू अब बच्ची नहीं रही है, उस घर की बहू है और समय की पत्नी है। तुझे अपनी गृहस्थी अपने हाथों चलानी है। समय के साथ तुझे अपना रिश्ता कैसे बनाना है यह तुझ पर निर्भर करता है। और मुझे मेरी बहन पर पूरा यकीन है, क्योंकि वह बहुत समझदार है। जब इतनी छोटी सी उम्र में वह मुझे संभाल सकती है, तो फिर आज अपनी गृहस्थी को क्यों नहीं संभाल सकती। सुहानी को उसकी बात सुनकर काफ़ी तसल्ली मिली थी। वह मुस्कुराते हुए बोली, आई लव यू सो मच वसु। सच में तू दुनिया की सबसे अच्छी बहन है, जिसके पास हमेशा से मेरी हर प्रॉब्लम का सल्यूशन होता है। थैंक यू मुझे सही रास्ता दिखाने के लिए और मेरी प्रॉब्लम चुटकियों में सॉल्व करने के लिए। काश कि तू यहाँ होती तो मैं तुझे कसकर गले लगा लेती। यह कहकर उसने अपने हाथों को फैलाया तो वसुंधरा भी उसे देखते हुए बोली, आई लव यू टू सुहानी। सुहानी भी बड़े ही मासूमियत से बोली, आई लव यू यार, और तू ना जाने कब वापस आएगी, जल्दी से आ जाना, फिर हम दोनों मिलकर खूब मस्ती करेंगे। वसुंधरा भी उसे प्यार से बोली, जब वक्त आएगा तब मैं भी वहाँ वापस आ जाऊँगी, लेकिन उससे पहले तो अपने और समय के बीच में सब कुछ ठीक कर ले, जैसे मेरे और ठाकुर साहब के बीच में सब कुछ ठीक हो चुका है। क्योंकि अब मैं नहीं चाहती हूँ कि हम दोनों बहनों की ज़िंदगी में कोई भी प्रॉब्लम रहे। कभी वसुंधरा के फ़ोन पर किसी और का फ़ोन आने लगा तो वसुंधरा ने देखकर बोली, चल अब मैं फ़ोन रखती हूँ, तेरे जीजू का फ़ोन आ रहा है। यह सुनकर सुहानी उसे छेड़ते हुए बोली, ओहो, अभी तो जीजू ऑफिस गए हैं और अभी फ़ोन कर लिया, लगता है उनका तेरे बिना बिल्कुल मन नहीं लगता है। यह सुनकर वसुंधरा मुस्कुरा दी और शर्माते हुए बोली, चल बाय। कहकर उसने फ़ोन काट दिया और सुहानी ने भी मुस्कुराते हुए फ़ोन को अपने सीने से लगा लिया। इस वक्त वह काफ़ी अच्छा महसूस कर रही थी, क्योंकि वसुंधरा से बात करके उसके दिल की हर उलझन जैसे सुलझ गई थी। अब उसको आगे क्या करना है, इस बात को लेकर वह काफ़ी हद तक क्लियर थी। शाम को ठाकुर हवेली में आज कोई भी मौजूद नहीं था, क्योंकि बबीता जी के भाई की बेटी की शादी थी, तो वह रणधीर जी के साथ शादी में गई हुई थी। और वहीं आज सालू के होने वाले पति को एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट मिला था, जिसकी उन्होंने बहुत बड़ी पार्टी रखी थी, लेकिन वह पार्टी दूसरे शहर में थी। तो सालू, रजनी जी और सुधीर जी सुबह ही वहां जाने के लिए निकल गए थे, और राधिका जी और सुजीत जी तो 2 दिन पहले ही अमेरिका गए हुए थे अपनी बेटी रीमा और सीमा के साथ। घर पर बस सुहानी और दादी माँ ही मौजूद थे, और समय अभी तक अपने ऑफिस में ही था। शारदा जी की तबीयत कुछ सही नहीं रहती थी, तो वह अपने कमरे में आराम कर रही थी। सुहानी ने चाय बनाई और फिर शारदा जी के पास लेकर गई। शारदा जी की तरफ चाय का कप करते हुए सुहानी बोली, दादी माँ चाय पी लीजिए, फिर आपको दवाई भी लेनी है। शारदा जी चाय पीते हुए सुहानी से बोली, जो उनकी अलमारी में कपड़ा लगा रही थी, सुहानी तेरी वसु से कोई बात हुई क्या? वो दोनों कब तक वापस आ रहे हैं? उनके बिना घर बहुत सूना सूना सा लगता है। सुहानी उनकी तरफ मुड़ी और मुस्कुराते हुए बोली, वो दोनों इतनी जल्दी नहीं आने वाले हैं दादी माँ, उनका हनीमून पीरियड कुछ ज़्यादा ही लंबा चलने वाला है। ये कहकर वो ज़ोर से हंस दी, तो शारदा जी उसे डांटते हुए बोली, चल पागल लड़की, कुछ भी बोलती है। सुहानी उनके पास बैठते हुए बोली, मैं कुछ भी गलत नहीं कह रही हूँ दादी माँ, वो दोनों अब 3 होकर ही वापस लौटेंगे। अब आप तो परदादी बनने की तैयारी कर लीजिए। शारदा जी खुश होते हुए बोली, तेरे मुंह में घी शक्कर, अगर ऐसा होगा तो मुझसे ज़्यादा खुश
कोई नहीं होगा, लेकिन अभी मुझे ये खुशखबरी नहीं चाहिए। पहले तुम दोनों बहनें अपनी पढ़ाई पूरी करो, कामयाब डॉक्टर बन जाओ, फिर उसके बाद अपनी फैमिली बढ़ाने के बारे में सोचना। सुहानी जल्दी से बोली, फिर तो दादी माँ आपको बहुत लंबा इंतज़ार करना होगा, क्योंकि अभी 1 साल तो वसु की MBBS कंप्लीट होने में ही बाकी है और उसके बाद वो MS करना चाहती है, जिसमें 3 साल और लगेंगे। उसके बाद जाकर वो अपने पैरों पर खड़ी हो पाएगी और तब वो आपके बेटे बुढ़े हो जाएंगे। कहकर वो और जोर से हंस दी तो शारदा जी उसके कान पकड़कर खींचते हुए बोली, नालायक लड़की, मेरे ही सामने मजाक उड़ाती है मेरे पोतों का। वसु का तो समझ आता है, लेकिन तुझे तो बस अपनी MBBS ही कंप्लीट करनी है ना। तो ऐसा कर, वसु से पहले तू मुझे ये खुशखबरी सुना देना, फिर तो मेरा परपोता को देखने का सपना भी पूरा हो जाएगा और मेरे पोते बुढ़े भी नहीं होंगे। कहकर शारदा जी जोर से हंस दी और सुहानी उनसे अपना कान चौड़ा कर जल्दी से वहाँ से भाग गई। कुछ देर बाद दवाइयों के असर से शारदा जी की भी आंख लग गई। सुहानी जो उनके कमरे में फिर से उन्हें देखने आई थी, उन्हें सोता देखकर चुपचाप कमरे को बंद करके बाहर आ गई। जब वह बाहर आई तो उसने देखा कि आसमान में बादल छाए हुए हैं और लगभग बारिश होने ही वाली है। आज तो वो वैसे ही बहुत खुश थी और दादी माँ की कही हुई बात ने तो उसके मन को गुदगुदा दिया था। वह अपने और समय के बारे में ही सोच रही थी कि तभी बारिश होने लगी और धीरे धीरे करके बारिश बहुत तेज हो गई। तेज बारिश को देखकर उसके दिमाग में एक आइडिया आया और फिर उसने घड़ी की तरफ अपनी नज़र घुमाई तो उसने देखा कि अभी तो समय के आने में काफ़ी वक्त है, क्योंकि घड़ी में सिर्फ 6 ही बजे थे और समय तो 8:30-9 बजे से पहले घर आता ही नहीं था। और शादियों का सीजन था तो हवेली के ज़्यादातर नौकर भी अपने अपने गांव गए हुए थे। कुछ चंद नौकर ही थे जो हवेली में मौजूद थे, लेकिन बारिश की वजह से वो भी अपने कमरों में बंद थे। सुहानी ने हवेली में हर तरफ देखा तो वहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं था। यह देखकर सुहानी ने हवेली के पिछले हिस्से का दरवाज़ा खोला और वहाँ बने हुए गार्डन में चली गई। सुहानी जैसे ही गार्डन में पहुँची, तेज बारिश उसके शरीर पर पड़ने लगी और जल्द ही वह पूरी तरह से भीग गई। यह देखकर उसके होंठों की मुस्कुराहट बढ़ती ही जा रही थी। उसे बारिश में भीगना शुरू से बहुत पसंद था, लेकिन रजनी जी और बबीता जी के रहते हुए उसके ये शौक़ पूरे ही कहाँ हो पाते थे। पर आज तो वह बिल्कुल बच्ची बनी हुई थी। वह तेज़ तेज़ गाने गा रही थी और इधर उधर उछलते हुए बारिश को एंजॉय कर रही थी। आज वह खुश तो पहले ही थी, साथ में अब उसे एक अलग ही सुकून भी मिल रहा था। उसे तो लगा था कि आज हवेली में कोई भी नहीं है, लेकिन हमेशा ही ऐसा हो या कोई ज़रूरी तो नहीं। बारिश की वजह से समय भी आज ऑफिस से जल्दी ही घर आ गया था, क्योंकि बारिश में अक्सर सड़कों पर ऐसा जाम लग जाता था कि घर पहुंचने में बहुत वक्त लग जाता था। ऑफिस में ज़्यादा काम भी नहीं था, इसलिए वो ऑफिस से जल्दी ही निकल गया और जल्दी हवेली वापस आ गया। वो ठाकुर मेंशन में आया और चारों तरफ सुहानी को देखने लगा, लेकिन वह कहीं भी नहीं थी। जब एक नौकरानी ने लाकर उसे पानी दिया तो वह उससे बोला, सुहानी कहाँ है रेनू? रेनू धीरे से बोली, सुहानी भाभी तो अपने कमरे में ही होंगी भैया। समय ने पानी का गिलास उसे वापस पकड़ाया और बोला, अच्छा मैं खुद देख लेता हूँ। यह कहकर वह जाने लगा तो रेनू उसे रोकते हुए बोली, भैया अगर कुछ काम ना हो तो मैं अपने क्वार्टर वापस जाऊँ। दरअसल गांव से मेरे होने वाले ससुर आए हुए हैं, तो मेरी वहाँ पर थोड़ी ज़रूरत है और माँ ने भी कहा था जल्दी आने के लिए। समय ने उसे देखा और बोला, हाँ कोई बात नहीं रेनू तुम जाओ, वैसे भी घर में कोई है ही नहीं, तो सिर्फ मैं, सुहानी और दादी माँ ही हैं, तो जो भी थोड़ा बहुत काम होगा सुहानी देख लेगी। तुम जाओ और यहाँ की चिंता मत करो। समय की बात सुनकर रेनू जल्दी से ठाकुर हवेली से बाहर निकलकर अपने बने हुए क्वार्टर में चली गई और समय अपने कमरे में चला गया। समय ने कमरे में हर तरफ देख लिया था
लेकिन सुहानी उनसे कहीं भी नज़र नहीं आई। तो फिर वह अपने कमरे की बनी हुई बालकनी में गया और उसकी नज़र पीछे बने हुए गार्डन में गई और उसकी आंखें वहीं अटक कर रह गई। समय ने जब अपने कमरे की बालकनी से गार्डन में नीचे की तरफ देखा तो उसकी नज़रें वहीं पर अटक कर रह गई, क्योंकि उसे सामने बारिश में नाचती गाती सुहानी नज़र आ रही थी। उसने सुहानी को कितने दिनों बाद इतना खुश देखा, बिल्कुल वैसे जैसे वह पहले रहती थी। आज कितने सालों बाद उसने सुहानी को पहले जैसा देखा था। वह सुहानी को देखता ही रहा, या कहें कि वह उसे घूरने लगा। सुहानी पूरी तरह से बारिश में भीगी हुई थी और उसके कपड़े भी उसके बदन से चिपक गए थे, जिस वजह से उसके बदन का एक एक हिस्सा इस वक्त समय की नज़रों के आगे था और वह समय को बहकने पर मजबूर कर रहा था। वह बहकना नहीं चाहता था, लेकिन सुहानी आज उसके लिए मेनका बनी हुई थी, जो इस विश्वामित्र की तपस्या भंग करने ही वाली थी। लेकिन तभी उसके दिमाग में कुछ आया और वह खुद से बोला, यह लड़की पागल तो नहीं हो गई है, इस तरह से खुले में बारिश में भीग रही है। मना कि आज घर पर कोई नहीं है, लेकिन नौकर चाकर तो हैं। अगर किसी ने इस तरह से इसे देख लिया तो क्या अच्छा लगता है? और फिर मेरी बीवी को कोई इस तरह से देखे, या मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। कहते हुए उसने बच्चों जैसा मुंह बना लिया। यह सब बड़बड़ाते हुए उसने अलमारी से छतरी निकाली और फिर छतरी लेकर हवेली के बैक साइड में बने हुए गार्डन में चला गया। वो इस वक्त बिल्कुल भी भीगने के मूड में नहीं था, इसलिए खुद को उसने छतरी के नीचे छुपा रखा था ताकि वो गीला ना हो जाए। गार्डन में पहुंचकर वह एक तरफ खड़ा हो गया और उसने दूर से ही सुहानी को जोर से आवाज़ लगाई, सुहानी। सुहानी की आवाज़ इस समय सुनकर वह अपनी जगह पर ही जम गई। उसे लगा कि ये सिर्फ उसका भ्रम है, तो वो फिर से अपनी मस्ती में लग गई। ये देखकर समय को उस पर बहुत गुस्सा आया और इस बार वो पहले से भी तेज आवाज़ में चिल्लाया, सुहानी बहरी हो गई हो क्या? अब की बार समय की आवाज़ सुनकर उसे विश्वास हो गया कि समय सचमुच यहाँ मौजूद है और अगले ही पल उसने मुड़कर उसकी तरफ देखा तो समय उसे देखकर चिल्लाते हुए गुस्से से बोला, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? बीमार होना है क्या तुम्हें? अंदर चलो, देख नहीं रही हो कि बारिश कितनी तेज हो रही है और तुम हो कि ना जाने कितनी देर से भीगे जा रही हो। सुहानी को तेज़ बारिश की वजह से उसकी सारी बात सुनाई तो नहीं दी थी, पर यह समझ जरूर आ गया था कि समय उस पर गुस्सा कर रहा है और उसे अंदर आने के लिए कह रहा है। सुहानी ने एक बार गौर से उसे ऊपर से नीचे तक देखा, जो छतरी के नीचे बिल्कुल सूखा खड़ा था, और तभी उसके दिमाग में एक शैतानी उपजी। उसने अपने कान के पास हाथ ले जाकर उसे इशारा किया कि उसे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है, और फिर उसे हाथ हिलाकर पास आने के लिए कहने लगी। समय को उसकी शरारत समझ नहीं आई और वो अपनी छतरी को संभालते हुए उसकी तरफ बढ़ गया। थोड़ा आगे आकर वो रुक गया और अपने हाथ के इशारे से उसे आने के लिए कहने लगा। यह देखकर वह उसके ओठों पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ गई और वह भागकर उसके सामने गई। यह देखकर समय ने भी उसे एक मुस्कुराहट दी और उसके ऊपर अपनी छतरी करते हुए बोला, अब अंदर चलो भी, कितना ज़्यादा भीग। लेकिन सुहानी भी कहाँ मानने वाली थी। सुहानी तो सुहानी ही थी। वह उसके आगे आई और उसके गर्म ओठों पर अपनी ठंडी हथेली रखकर जोर से बोली, समय, आई एम सॉरी। समय को कुछ समझ नहीं आया कि वो उसे सॉरी क्यों बोल रही है। वो उससे कुछ पूछता उससे पहले ही सुहानी ने उसके हाथ से छतरी लेकर दूर फेंक दी और फिर उसका हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए गार्डन के बीचों बीच ले गई और फिर उसका हाथ छोड़ दिया और उसकी हालत देखकर जोर से हंसने लगी। समय अपने हाथों को सिर पर रखकर बारिश से बचने की कोशिश करते हुए हल्की नाराज़गी से बोला, यह तुमने क्या किया सोनू? मेरा भीगने का कोई मूड नहीं था और तुमने मुझे पूरा गीला कर दिया यार। सुहानी उसकी तरफ मुड़ी और हंसते हुए बोली, तो क्या हो गया? तुम कोई
कागज़ के थोड़े ही बने हो जो बारिश में भीगने से गल जाओगे। सोमू, थोड़ा सा ज़िंदगी के मज़े भी लेकर देखो, नहीं तो जब देखो काम 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 करते रहते हो। पता चला किसी दिन इतने ज़्यादा काम की वजह से तुम्हारा यह छोटा सा दिमाग भ्रष्ट हो जाएगा। कहकर वह जोर जोर से हंसने लगी। समय की नज़रें हंसती हुई सुहानी पर जा टिकी। सुहानी का खूबसूरत वजूद, उस पर से उसके वह भीगे हुए बाल और उसका ये खिलखिलाता चेहरा, इन सब ने समय को शैतानी करने पर मजबूर कर दिया था। समय उसके पास आया और उसका हाथ पकड़कर खुद के करीब खींच लिया, जिससे सुहानी सीधा उसके मजबूत सीने से जा टकराई और उसके गीले बाल उसके चेहरे पर आ गए। समय ने उसके बालों को उसके चेहरे से दूर किया और अगले ही पल उसे अपनी गोद में उठा लिया। यह देखकर सुहानी के पूरे बदन में कपकपी दौड़ गई और उसकी आंखें शर्म से झुक गई। उसे लग रहा था जैसे समय उन दोनों के बीच की हर दूरी मिटाने की तैयारी कर रहा है। और यह सब सोचकर ही उसकी जान जैसे हलक में अटकने लगी थी और गला सूखने लगा था। लेकिन अगले ही पल समय ने वह किया जो उसने सोचा नहीं था। अगले ही पल समय उसे गोद में उठाए ही स्विमिंग पूल में कूद गया, जो गार्डन के ही उस हिस्से में बना हुआ था, और स्विमिंग पूल में ले जाकर उसने उसे छोड़ दिया। समय का हाथ छूटते ही सुहानी डूबने लगी और जोर जोर से चिल्लाने लगी, ओ माय गॉड, यह तुमने क्या किया समय? मुझे तैरना नहीं आता, आज तो मैं मर ही जाऊंगी। कहकर वह घबराकर अपने हाथ पर जोर जोर से मारने लगी तो समय उसके करीब हुआ और मुस्कुराते हुए उसे ऊपर खींचकर अपनी बाहों में लेते हुए बोला, बकवास बंद करो सुहानी, ये स्विमिंग पूल इतना भी गहरा नहीं है कि तुम जैसी लड़की इसमें डूब जाए और फिर मरे। मेरे होते हुए ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। कहकर उसने उसे और ऊपर कर लिया तो सुहानी उसके गले से लटक गई और ज़ोर ज़ोर से सांसें लेने लगी, जिससे सुहानी का खूबसूरत और नाजुक बदन उसके मजबूत बदन से टकरा गया और उसकी गर्म सांसें भी उसके ठंडे चेहरे पर पकड़कर माहौल को और भी सर्द बना दिया था। सुहानी को बिल्कुल भी ध्यान नहीं था कि वह समय के साथ क्या कर रही है। वहीं सुहानी की एक एक हरकत समय को अपनी शराफत छोड़ने पर मजबूर कर रही थी। सुहानी उसके गले से लगे हुए ही बोली, आज तो मैं डर ही गई थी कि यह तो मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन होने वाला है। अभी तो मैंने कुछ देखा ही नहीं है समय, अभी तो मुझे ना जाने क्या क्या करना है। मैं अभी से मरना नहीं चाहती हूँ। समय उसके पेट को सहलाते हुए बड़े ही दिलकश अंदाज में बोला, यह क्या बोले जा रही हो सुहानी? सब कुछ ठीक है और तुम भी ठीक हो, और अभी तुम्हें बहुत कुछ करना है। मैं तुम्हें इतनी आसानी से मरने देने वाला नहीं हूँ। इतनी मुश्किल से तो तुम मेरे हाथ आई हो और अब चाहती हो कि तुम मुझसे इतनी जल्दी पीछा छुड़ाकर भाग जाओ, पर मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। यह सुनकर सुहानी हल्के हल्के मुस्कुराने लगी और उसकी तरफ देखते हुए बोली, मैं भी तुम्हारा पीछा इतनी आसानी से छोड़ने वाली नहीं हूँ समय ठाकुर। अरे यार, अभी तक तो हमारी सुहाग रात भी नहीं हुई है और मुझे तो तुम्हारे साथ ना जाने। कहते कहते वो चुप हो गई और उसने अपनी जीभ दांतों तले दबा ली और अपनी आंखें कसकर बंद कर ली तो समय फिर से बोला, तुम मेरे साथ क्या करना चाहती हो सुहानी? ये सुनते ही सुहानी ने अपनी आंखें खोलकर उसे देखा तो वो बोला, क्यों मेरे सब्र का इम्तिहान चेक कर रही हो? क्यों चाहती हो कि मैं अपना वादा तोड़ दूं? मेरे साथ बार बार ऐसा मत करो प्लीज़ यार। मैं नहीं चाहता कि मेरी किसी भी जल्दबाजी की वजह से सब तुम्हारे दिल को ठेस लगे। वह यह सब बोला तो सुहानी ना समझी से बोली, तुम क्या कह रहे हो समय? समय उसकी आंखों में देखते हुए बोला, तुमने यह सब कुछ जानबूझकर किया ना? सुहानी ने जल्दी से अपनी गर्दन नाम में हिला दी, क्योंकि आज उसे समय की आवाज़ में नाराज़गी के साथ साथ तकलीफ भी महसूस हो रही थी, जो वो समय को कभी भी देना नहीं चाहती थी। वो अपनी सफाई में कुछ कहने की कोशिश करने लगी तो समय उससे बोला, तुमने मुझे जानबूझकर बारिश में भिगाया ना, ताकि तुम मेरे पास आ सको और मुझे मेरा कंट्रोल होने पर मजबूर कर सको। कहते कहते उसके चेहरे के भाव और बोलने का अंदाज सब बदल गया था
और सुहानी अपनी आंखों को बड़ा किए हुए उसे देखे जा रही थी। इस वक्त उसके लहजे में काफ़ी शरारत थी और उसकी उंगलियां सुहानी के कमर पर लगातार चल रही थी, जिस वजह से अब उसे सिरहन सी होने लगी थी। बारिश में इतनी देर भीगने की वजह से उसे अब ठंड से कपकपी लग रही थी और साथ ही आज समय की इतनी करीबी और उसके शरीर में अजीब सी तरंगे छोड़ रही थी। समय के कहे हुए शब्दों को सुनकर उसने अपने निचले ओंठ को काट लिया तो अगले ही पल समय ने अपने दहकते ओठों को उसके ठंडे ठंडे ओठों पर रख दिया और तभी एक जोर की बिजली कड़की, लेकिन उन दोनों को कोई भी फर्क नहीं पड़ा। समय उसे बहुत ही पैशन से किस कर रहा था और सुहानी भी उसका पूरा साथ दे रही थी। वह दोनों पुल के पानी में आधे खड़े थे और ऊपर से बारिश का पानी उन दोनों के ऊपर गिरकर माहौल को और भी ज़्यादा रोमांटिक बना रहा था। कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और कहानी का अगला भाग देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तब तक के लिए नमस्कार।